जय हिंद। हम लोगों ने फिजिक्स क्लास की शुरुआत कर दी और आपसे फिजिक्स के बारे में बात किया था और फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में बात किया था। उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि फर्स्ट पेज में ही है, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसा कि 10th क्लास से हम लोग 11th में जब आते हैं तो यहाँ का फिजिक्स जो है ना बहुत ही वास्ट लगता है, और अगर हम एक ही क्लास में चाहे पूरा कवर कर देना तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा और वास्ट लग जाता है बच्चों को, जिस कारण बच्चे समझते हैं कि फिजिक्स बहुत वास्ट है। लेकिन फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स को समझ जाएं तो इसके जितना आसान और इसके जितना इजी कुछ ना मिलेगा आपको, और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा फिजिक्स। देखिए कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। मैंने बताया था कि फोर्स और एनर्जी के बारे में जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज है और जो भी इसका प्रेजेंस है उसके बारे में जानकारी लेना और उसका अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। लेकिन आज जानते हैं फिजिक्स जो हमारे डेली, जो हम लोग डेली देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये फिजिक्स है। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, वो देखना भी फिजिक्स है। बारिश का बरसना भी फिजिक्स है, हवाओं का लहरना भी फिजिक्स है। हवाओं में बादल का उड़ना फिजिक्स है, जुल्फों का उड़ना भी फिजिक्स है। आपके दुपट्टे का यूं लहराना ये भी फिजिक्स है, और आपके गमछे को यूं फेंक देना वो भी फिजिक्स है। सब कुछ, आपकी गाड़ी चल रही है वो भी फिजिक्स है, उसमें पहिए घूम रहे हैं वो भी फिजिक्स है, उसमें पेट्रोल जल रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है वो भी फिजिक्स है, आप पानी पी रहे हैं बोतल से वो भी फिजिक्स है, बारिश की जब बूंद गिरती है जमीन पर वो भी फिजिक्स है, और वही बारिश का पानी जब इवेपरेट होकर आसमान में जाता है वो भी फिजिक्स है। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है अगर सबके पीछे देखा जाए सब कुछ फिजिक्स है। फिजिक्स को यूं आप समझ लीजिए, जो दिख गया ना, जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब का सब फिजिक्स है। हाँ, अब हर एक के पीछे का क्या क्या कारण है, सबका कारण अलग हो सकता है। जैसे कि बारिश का बरसना यानी कि जो क्लाउड है, जो वहाँ पे जो इवेपरेट जो भाप था वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद वो मेल्ट हुआ तो वो बारिश बन गया, फिर जमीन पर आया, फिर इवेपरेट होगा, फिर जाएगा, ये वाटर साइकिल में आ गया। ठीक है। अब हवाओं का चलना देखिए, एटम्स हम लोगों ने पढ़ा था ना 10th में, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन अब यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी प्रेजेंस पढ़ेंगे। हवा में क्या उसका वेट होता है, कितनी उसकी मोलिकुलर डेंसिटी होती है, A to Z पढ़ेंगे, और ये सारे से सारे फिजिक्स में आएंगे। अब हमें उम्मीद है कि हल्की हल्की आपको फिजिक्स समझ में आ रही है कि फिजिक्स क्या है, पढ़ना क्या है। अब इसका अगला जो सेकंड टॉपिक आता है स्कोप एंड एग्जिस्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब कितना है फिजिक्स, क्या है, कैसे ये पता चलेगा कि हाँ ये फिजिक्स है। जितने भी हमने बताया है कि वाटर साइकिल के बारे में। अब आप देख लीजिए बैटरी चार्ज, जैसे हम लोग इस समय वीडियो बना रहे हैं तो ये बैटरी पर चल रहा है हमारा सिस्टम। अब इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन माइनस से फ्लो करके पॉजिटिव में जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट जनरेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट फ्लो करेगा प्लस टू माइनस और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा माइनस टू प्लस। ये हमारी अगर बैटरी है और ये माइनस पोल हो गया, ये प्लस, ठीक है ना, कैथोड एनोड, यूं इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, यूं आ जाएगा प्लस चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस चार्ज पे, जस्ट इसके अपोजिट फ्लो करेगा करंट, करंट इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा और वो आ जाएगा प्लस टू माइनस, ठीक है, प्लस टू माइनस। ये भी फिजिक्स है, ठीक है। मेरी शर्ट आपको व्हाइट दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, ये व्हाइट इसलिए दिख रही है कि जो बल्ब का ये जो भी यहाँ पे लाइटिंग हुई है, इसका पूरा का पूरा जो भी लाइटिंग यानी जो भी रेडिएशन, जो भी लाइट आ रहा है, पूरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। रिफ्लेक्ट हो जाना यानी कि वापस चले जाना, यानी ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो व्हाइट दिख रहा है यानी कलरलेस। और जहाँ पे टोटल की टोटल लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक बॉडी हम फिजिक्स में आगे जानेंगे, उसको भी कहते हैं, जो कि पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो हम लोग सुनते हैं ना कि ये थर्मोडायनेमिक्स है, आगे चलेंगे तो हम सुनेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये हाइड्रोलिक है, ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, ये सब, ये टोटल यहाँ शुरुआत हो रही है फिजिक्स से ही। और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है ना फिजिकल वर्ल्ड, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आते, ना ही इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक बात जान लिए कि हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स इसी से बनता है।
जो जैसे कि कहा फिजिकल वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन इससे नहीं बनते, लेकिन जितना भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो यहीं से बनता है, शुरुआत यहीं से है। यानी अगर हम इसको समझ गए आसानी से तो हम आगे सारा का सारा सिलेबस आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सब कुछ हमें याद हो जाएगा। फिर कोई भी एग्जाम हो गया, जेईई, नीट, आगे चल के गेट वेट, इंजीनियरिंग, सारा आराम से कंप्लीट होगा। अगर यहीं में फिजिकल वर्ल्ड आया, एक ही वीडियो 1-1.5 घंटे का बनाया, पूरा लिप पोत के चला गया, ये एक्सपेरिमेंट है, ये रदरफोर्ड, ये कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि आपको भी पढ़ने का मौका मिले और पढ़ने के बाद हमारे साथ डिस्कस करें और वो बातों को समझें, ठीक है। मैंने केवल व्हाट इज फिजिक्स बताया था, फिजिक्स के बारे में मैंने बोला था आप भी पूरा का पूरा पढ़ के आए। इस चैप्टर को हम लोग 3 से 4 सेशन में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके प्रति प्रेम जागृत करना है ताकि हमारी इच्छा हो फिजिक्स पढ़ने की। ऐसा नहीं कि एक ही बार इतना लिप पोत दें कि आप कुछ ना समझे और आप चले जाएं। क्यों विनोद, समझ आएगा? नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर जाएगा। वो देख रहे हो बादल में जब उड़ती है ना चील, कौवा उड़ता है, इधर से आया उधर चला गया, वो एक झोंके की तरह ये भी आएगा निकल जाएगा। तो निकलना नहीं है, आराम से जब पंछी डाल पे बैठता है और डाल हिलता है, वो जो नज़ारा आता है ना, जो अंदर से फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग आएगी इस पर, जैसे जुल्फ और दुपट्टे लहराते। देखिए हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया था व्हाट इज फिजिक्स, और मैंने कहा था कि आप एक्सपेरिमेंट और जितने भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट उसमें दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उनके बारे में आप अध्ययन करें। 10th के पहले यानी क्लास 11th में आने से पहले अगर आप जितना भी उनके थ्योरी और एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें, और उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं पूरा का पूरा, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, 20-25 है, मैं सबको नहीं 2-3 करके आपको समझाऊंगा ताकि हर एक चीज़ आपको आसान लगे। और ज़्यादातर वहाँ से शुरुआत करेंगे जिनके बारे में आप जान चुके हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अगला है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए टेक्नोलॉजी हम उसे कहते हैं जिस पैटर्न पे हमारा कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी नया साइंस एडॉप्ट करना जो कि हमारे पुराने साइंस को नया कर दे, उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट जनरेट होता है, ये हमारा बैटरी का साइंस हो गया यानी फिजिक्स हो गया। अब इसे टेक्नोलॉजी कैसे कहेंगे? अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन करके, जैसे कि यहाँ पे बल्ब जला लिए और उस बल्ब से कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस जो कार्य प्रणाली है इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे काम को आसान कर दे, वो हो गई टेक्नोलॉजी। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी है और हर टेक्नोलॉजी फिजिक्स है। यानी अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी है, यानी कि पूरा का पूरा फिजिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी वो है जिसका इस्तेमाल करके हम नई चीज़ों का आगमन करें और हमारे अपने जीवन को आसान करें, वो होती है टेक्नोलॉजी। जैसे वाटर का इवेपोरेट हो जाना वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके हम पावर जनरेट कर रहे हैं और टरबाइन रोटेट कर रहे हैं, टरबाइन से डायनेमिक, जो पावर प्लांट में पढ़ेंगे, या फिर आप जानते हैं पावर प्लांट में स्टीम जनरेट होता है, स्टीम से टरबाइन रोटेट होती है, फिर डायनेमो में जाता है, डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा, ये होगी टेक्नोलॉजी। लेकिन उसमें फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वहाँ के हर एक कण कण में फिजिक्स है, अलग अलग फिजिक्स है, कई फिजिक्स के बनाने से एक टेक्नोलॉजी आई है। यानी एक टेक्नोलॉजी के लिए कई सारे फिजिक्स को हम लोगों ने इक्विलेट किया है, ठीक है। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी की। और सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में देखिए हर जगह हम फिजिक्स से अपना काम करें, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके पीछे फिजिक्स होता है और वो फिजिक्स हमें मदद करता है। यानी पूरा का पूरा हम लोग एनर्जी पे बेस्ड है। फिजिक्स क्या करता है? एनर्जी और फोर्स पैटर्न पे बात करता है। देखिए मास, फोर्स, एनर्जी, 3 चीज के बारे में आप क्लियर जान लें तो आप ये बात सारी की सारी जान लेंगे। कई बच्चे तो ये सोच रहे हो कि सर आए क्यों नहीं, एकदम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास वेट बताइए, एकदम थ्योरी बताइए, वेलोसिटी पे चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलिए, धड़ाधड़ क्लास खत्म कीजिए। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर से पढ़ रहे हैं या फिर बार बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन जो बच्चे अभी 10th से आए ना, वो थोड़ा समय लेते हैं, समय ढूंढते हैं, क्योंकि खुद मैं जब खुद 10th करके आया 11th में, तो मेरे को
1.5 महीने तक बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। वहाँ हल्की सी लाइट पढ़ ली, फोर्स पढ़ लिया, बल पढ़ लिया, उत्प्लावन बल, यानी वो जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे बताने के लिए, हाँ, अरिथमेटिक प्रिंसिपल ऑफ बॉयेंसी हल्की सी पढ़ ली, बस वही था। और वहीं तक हम लोगों ने किया था पूरा का तैयारी। क्यों? क्योंकि हमारे सामने था बोर्ड एग्जाम, 10th का एग्जाम। अब भैया 10th का एग्जाम पूरा एकदम सोसाइटी में, यानी जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं उनका भी ध्यान रहता है, भाई इसका नंबर कितना आ रहा है देखेंगे। माता पिता का पूरा टेंशन रहता है कि भाई मेरे बच्चे का कितना रिजल्ट आएगा। हाँ, कम आ गया तो भाई बगल वाला बोलेगा हाँ तब कैसा गया एग्जाम, तो थोड़ा सा डल फील होता है। तो यानी पूरा पूरा फोकस वहाँ था। उसके बाद अब जब एडमिशन लिए 12th में, सॉरी 11th में, तो वहाँ पे फिजिक्स फर्स्ट ही क्लास गए, इतना लीपापोती कर दिया कि जो चीज़ समझ ही नहीं आया। अब E इक्वल टू -1.602 इंटू 10 और -19 कोलम COUL। भैया हमको तो कोलम का स्पेलिंग नहीं पता था 10th में। ये होता है ना, जो 10th का बच्चा उसको तो कोलम का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज वगैरह ये सब इक्विलेट करके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए। सोसाइटी ये समझिए। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट है उसमें उस पर पढ़िएगा, और साइंटिस्ट के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए या आपने पढ़ा हो, अगर 10th के पहले पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा हो तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। उनमें सबसे पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बॉयेंसी। आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है हमारे, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ बॉयेंसी। हालांकि ये पूरा का एक्सपेरिमेंट जहां के थे, यानी जर्मनी, ये जर्मनी में हुआ था जी। ग्रीस जर्मनी, यानी उधर ही पश्चिम साइड ही। तो इन्होंने बताया था, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ बॉयेंसी मतलब उत्प्लावन बल, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, वाटर बात कर लीजिए, फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में, वाटर, पेट्रोल, कोई भी चीज जो फ्लूइड है, उसमें जब हम कोई भी पदार्थ को डालते हैं, जैसे ये बॉक्स है, सॉरी ये ग्लास है, ग्लास में हमने पानी भर दिया, ठीक है, और एक इतना छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाला। 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, जब लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, जो वेट होगा इसका वो आएगा नीचे की तरफ, mg, W इक्वल टू mg, जैसा कि हम लोग जानते हैं W इक्वल टू mg, वो mg इसमें नीचे की तरफ आएगा, वो पानी पे दबाव डालेगा। पानी क्या है? फ्लूइड, यानी वो फैल सकता है, तो जितना इसका वेट होगा ना, उतना वेट का पानी यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा ये पानी, और उतना पानी डिस्प्लेस कर देगा। अगर इसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये डूब जाएगा। यानी जो इसका वेट है, शेप के हिसाब से जो इसका वेट है, जो शेप और वेट का रेशियो यहाँ पे दोनों फैक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यानी मीटर क्यूब जो कि इसका शेप है, वॉल्यूम, ठीक है, और इसका मास, सॉरी mg, वेट, ये दो फैक्टर v और w दोनों यहाँ पे आते हैं। वो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे हम इसको डालेंगे ऐसे पानी में तो ये डूबेगा, जितना इसका पूरा वेट है उतना वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर ये एरिया बचा तो ये पानी में तैरने लगेगा। इसके वेट के बराबर पानी हट गया, फिर भी इसका कुछ एरिया बचा है, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम बचा है ऊपर, तब ये तैरेगा। मगर इसने इतना पानी हटा दिया जो कि इससे वेट से ज़्यादा था, सॉरी कम था, और इसने वॉल्यूम कम लिया, पानी के वॉल्यूम से इसने वॉल्यूम कम लिया, तो ये क्या करेगा? नीचे डूब जाएगा। ठीक, फिर भी वाटर जितना ये वाटर हटाया होता है उतना ही नीचे से इस पे बल लगता है। जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया उतना ही फोर्स नीचे से इसके ऊपर की ओर लगेगा, FB, यानी बॉयेंसी फोर्स लगेगा। इसलिए कहते हैं ना, बाहर मेरा वजन 60 किलो है, जब पानी के अंदर जाता हूं तो मात्र 2 से 3 किलो बच जाता है। 2 से 3 किलो। अगर किसी लकड़ी को, बड़ी सी लकड़ी को अगर आप जमीन पे उठाएं तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगी। जैसे 50 किलो का लकड़ी का वजन है, तो अगर आप जमीन पे उठाओगे तो 50 किलो का वेट है, लेकिन अगर आप उसमें पानी में डाल दो तो लकड़ी पानी में तैरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है ना kg/m3, वो पानी से कम होती है।
पानी से कम होती है तो वो तैरेगी, यानी जितना वो पानी डिस्प्लेस कर देगी उतना वजन उसका कम हो जाएगा। ये अगर नदी है, इसमें हमने लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, अब इतने कुछ यहाँ से जो पानी, जितना इसका भाग पानी के अंदर डूबा है, जितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर डूबा है उतना, यानी उतना इसने पानी हटा दिया। अब उस पानी का वजन, जितना इसका वॉल्यूम अंदर डूबा है, यानी उतना पानी का वजन इसके नीचे से इसके ऊपर लगेगा। ये बावेंसी फोर्स था, ठीक है। और इसी में आता है अगर इस मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बावेंसी, तीन चीजें आती हैं जो कि इस जो ये हिलता डुलता है ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए जिस एंगल पे ये हिलता डुलता है, जैसे ऐसे हिलेगा, उस एंगल को बोलते हैं, सॉरी उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट को ओरिजिन मान के ये ऑसिलेट होगा अगर इसको घुमाया जाए। जैसे कि मान लीजिए शिप, पानी जहाज जब चलता है तो सेंटर ऑफ बावेंसी उसके अप साइड लगता है। वो कितना लगता है? जितना जहाज उसको नीचे दबाता है, यानी जितना पानी हटाता है। जहाज का जितना भाग पानी में डूबा है उतने भाग में अगर पानी भर दिया जाए तो उतना वेट सेंटर ऑफ बावेंसी नीचे से ऊपर मारता है। तो मान लीजिए ये जहाज हो गया, लकड़ी से जहाज बना दिए, ये है साइंस भाई, बताओ, लकड़ी से जहाज बना दिए ना। तो देखो, तो जहाज जब ऑसिलेट होता है तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऑसिलेट होता है, यानी हिलता डुलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। और इस जहाज के जो मास ऑफ सेंटर होता है, जहां पूरा का पूरा मास सेंट्रलाइज कर दें कि हाँ, तो सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो वो होता है जी, ठीक है। और जो फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए इतना एरिया पानी में डूबा है, ठीक, तो इस फोर्स का जो सेंटर आता है, इस फोर्स का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ बावेंसी, ठीक है। ये आए थे सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बावेंसी से, ठीक है, कि हाँ जी बावेंसी फोर्स कब लगता है, वाटर पानी के अंदर लोहे की जहाज तैरती है, वहीं लोहे का सिक्का डूब जाता है। लोहे का, तो देखिए जनाब, लोहे का सिक्का इसलिए डूब जाता है क्योंकि जो उसकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम और डेंसिटी का रेशियो, सॉरी वॉल्यूम और मास, यानी उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, यानी उसका वॉल्यूम कम होता है मगर मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होता है, m ज़्यादा होता है, यानी kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाती है। kg, देखिए kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, और मास, सॉरी वेट को सेम रखा, एज इट इज रखा, वेट को सेम रखा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। जब कम होगी तो ये वाटर से कम हो जाएगी, यानी 1000 से अगर कम हो जाएगी तो वो तैरने लगेगा। शेप ऐसा देंगे ताकि वो तैरने लगे। अब शेप में भी फैक्टर आते हैं, और इनके बारे में और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि कहाँ जन्म हुआ ये सब याद नहीं करना, याद करना है इनका प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी का थ्योरी। अगला आता है, न्यूटन जी दिए थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, सेब पेड़ से गिरता है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि आप जानिए कि कोई भी दो मास के बीच अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा काम करता है यूनिवर्स में, वो कहीं भी हो, कितनी भी दूरी पर हो, उन दोनों के बीच एक खिंचाव बल होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बोर्ड है, हम दोनों के बीच भी फोर्स लग रहा है, ये मार्कर है, ये यहाँ खड़ा है, ये बोर्ड है, इसके बीच भी लग रहा है। मैं यहाँ हूँ, ये मार्कर है, हम दोनों के बीच भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है एकदम, चांद आसमान के ऊपर है, उसका भी अट्रैक्शन मेरे से है, ठीक है। ज्वारभाटा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखिए सब मिलेगा। मैं यहाँ हूँ, हमारा सिस्टम यहाँ है, कैमरा यहाँ है, इससे हम दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि कोई भी चीज
फोर्स काम करता है दो मास के बीच m1 और m2, और वो जो प्रोपोर्शनल होता है यानी वो जो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, उन दोनों के मास, सॉरी वो जो फोर्स है इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणनफल। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 एंड m2। मीन्स जब दो यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो वो किस पर डिपेंड करता है, उन दोनों वस्तुओं के मास यानी मास के गुणनफल पर बात करता है। हमेशा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मास। मास क्यों, देखिए एक फिजिक्स में आपको एक और चीज आएगा, शायद आप जानते हो, मास एंड वेट। मास एंड वेट यानी द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान W को बोलते हैं सर, और भार, द्रव्यमान और भार नहीं, द्रव्यमान इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए द्रव्यमान भार छोड़िए, आप देखिए मास एंड वेट। जो मास होता है कभी भी वेरी नहीं करता, लेकिन वेट वेरी करता है। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करता है W इक्वल टू mg। आप इतना याद रखें, बाकी सब धीरे धीरे आएगा। W इक्वल टू mg, देखिए जितने भी फॉर्मूलाज है ना सब आप कॉपी पे लिखते जाइए, और ये सब पॉइंट्स हैं ये भी आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और ये चीज़ तो हमेशा बनाइए, और ये सब भी बनाते जाइए। इन सब का मैं टोटल डेरिवेशन कराऊंगा। बस ये 2-3 क्लास ऐसी हैं कि मैं केवल आपको समझाऊंगा, ठीक। 10th के बाद जो भी बच्चे आते हैं उन्हें फास्ट ना लगे, आराम से प्यार से हर बात पहले समझ लिया जाए। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बात किया गया है ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, तो ये बताया गया हमारे न्यूटन साहब के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा बताया गया, सर आइजैक न्यूटन, दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडीज, ठीक। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट, मतलब कि ये पता चल गया दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन उन गुणनफल में भी क्या एडिट किया जाए कि फोर्स का वैल्यू निकले, इसको हटाने के लिए ये होता है कि ये रेशियो बताता है कि किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 10th के बाद ये सारी चीजें थोड़ी डिपेंड करती हैं कि प्रोपोर्शनल टू, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू, हालांकि हम लोग 10th में नहीं पढ़े रहते, ठीक है। तो देखिए ये बताता है कि ये इस पर निर्भर करता है। तो इस निर्भर को पूरा एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या किया गया, तो इस निर्भरता को हटाकर इक्वल करने के लिए यहाँ पे कैपिटल G ले लिया गया, यहाँ r² ले लिया गया, ठीक है। अब ये जो r है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आर्किमिडीज साहब तो हो गए, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, ठीक है। अब जानते हैं अर्थ और सन के बीच लाइट ईयर में दूरी मेजर की जाती है। 8 मिनट कुछ सेकंड में हमारी सनलाइट जो है अर्थ पे आती है, सब आप जानते होंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमारे आइजैक न्यूटन सर के हिसाब से डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है, और उन दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, और उसको डिवाइड करेंगे उनके डिस्टेंस से, बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो जो लगेगा कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, और इन दोनों का मास इनटू ms इनटू me और बाई r², ठीक है। तब ये निकलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इन दोनों के बीच का जो खिंचाव बल पैदा जो होता है, जैसा कि हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन है जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं अपने इंडिया में, वो सरफेस पे है G, स्मॉल g इक्वल टू 9.81 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अगली क्लास हम यूनिट कन्वर्जन पर ही कराएंगे, जहाँ की हम लोग हर एक यूनिट को, जैसे कि मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, मीटर में लेंथ के कितने, मीटर के अलावा कितने यूनिट्स है, मीटर को ही क्यों लिया गया, इन सब पर बात करेंगे कि मीटर को ही क्यों लिया गया भाई। हाँ, और एक मीटर होता क्या है, ये सारे के सारे डिफाइन करेंगे। जस्ट अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनके, तो देख लीजिए ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। अगली क्लास में हम लोग बार बार हर एक एक्सपेरिमेंट की जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, कैथोड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन में कैथोड में जो कैथोड लाइट को पास करा के एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैथोड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। एनोड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। सब 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 मिक्सअप नहीं होगा, सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे। 10th के बाद चीजें थोड़ी सी भाष लगती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरा नुकसान हुआ था वैसे आपका हो, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, फंडामेंटल फोर्स अगला जब आप पढ़ेंगे, इन सब की 3 जो हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट इज फिजिक्स सोसाइटी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी, उसके बाद आता है फंडामेंटल फोर्स, यानी शुरुआती स्टेज के कितने फोर्स होते हैं। मतलब नॉर्मली जो स्टेज है उन पर हम लोगों ने शुरुआती स्टेज में कितने फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जनरली 4 फोर्स, एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लोगों ने बात किया कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच, यूनिवर्स में कहीं भी हो, या फिर मैं हूं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये है, ठीक है, ये बोर्ड देख रहे हैं आप, इस पे मैं तो नहीं चिपकूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, देखे होंगे आप, इस पे चिपक जाते हैं। चिपकते हो किस कारण चिपकते हैं, तो उनका मेजर जो कारण होता है, जो मेजर कारण होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, धूल का जो छोटा सा कण इस पर चिपका है, जैसे ये इंक चिपक गया, तो ये तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्स के कारण खैर चिपक गया, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जब धूल का जो छोटा सा कण होता है ना, वो इस पे क्यों चिपकता है, उसका वो कारण होता है, बोर्ड उस धूल कण के हिसाब से मिनिमम 1 लाख से बड़ा होगा। ठीक है, अगर 1 लाख से बड़ा होगा तो उसका अट्रैक्शन कुछ ज्यादा काम करेगा। और दूसरा डिपेंड करता है m1 और m2 की वैल्यू में, अगर वो इतना निग्जिबल हो कि अर्थ का ग्रेविटेशन इस बोर्ड के ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में उस पर ज्यादा लगे, यानी कि दूरी उस पर असर डाल दे। इस बोर्ड से उसकी दूरी इतनी कम है कि वो इस पे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स थोड़ा वीक पड़ जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, वो इसी पर चिपक जाएगा नीचे जाने की वजह से, धूल के छोटे से कण। आप देखे होंगे कि कार पे आपके धूल पड़ जाती है, या आपके दीवार पे धूल पड़ जाती है, चिपक जाती है। इन सब में बहुत सारे 2-3 फोर्सेस एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन जो मेजर कारण होता है वो होता है ग्रेविटेशन, क्योंकि वो इतने आकृति में छोटे होते हैं कि दीवार की अगर बात की जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो एज ए प्लेनेट काम करता है उनके लिए, जैसे हमारे लिए अर्थ काम करता है। ये अर्थ है, ये हम खड़े हैं, हालांकि पॉइंट तो बहुत बड़ा हो गया, एकदम उसी धूल कण की तरह देखें। तो जब अगर ये अर्थ का ग्रेविटेशन ना होता, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारी रोटेट करती है। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सनराइज हमारे ईस्ट से होता है। ठीक है, यानी हमारी अर्थ घूमती है इस दिशा में। ठीक है, यूं अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा सूर्योदय पूरब से हो रहा है, यानी हम देख रहे हैं तो वो पश्चिम में चला जाता है, यानी कि हम लोग घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे अर्थ का रोटेशन। तो ये जो है, अगर ये रोटेट कर रही है और ये हम खड़े हैं, अगर इसका ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होता भाई? देखो, एक एक्सपेरिमेंट भी किया करो यार, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। देखो, ये होगा, ये ये खड़े खिंचाव के कारण पड़े हैं। अगर ग्रेविटी खत्म हो तो क्या होगा? हमारा सवाल ये था। तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आप एक धागा बांध लीजिए, किससे? छोटे से ईंट के टुकड़े से, पत्थर से। भाई ऐसा ना कि फेंक के मारे दूसरे को चोट लग जाए, उसे सिर्फ कंप्लेन कर दे, पता चले आज पढ़ने की बजाय कल थाने में है। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग, छोटा सा पत्थर बांध लेंगे। भैया पत्थर हम गलती से कर रहे हैं यार, ऊन का गोला बांध लो, एक लंबा सा ऊन निकाल लो, ठीक है, और ये खड़े हो जाओ। आप ना हो तो विनोद को दे दो, ठीक है विनोद,
खड़े हो जाओ, लेके ये ले लो, पकड़ लो, पकड़ लो, बढ़िया से एकदम रोटेट करो उसको, ऐसे खूब तेजी से घुमाओ। अब क्या करो ना, तुम ये धागा तोड़ दो या फिर छोड़ दो, ये यूं भागेगा, ठीक है, यूं नहीं जाएगा, यूं भागेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे ही जाएगा। गोला फेंक प्रतियोगिता करते हैं तो ऐसे ही होता है, सेम उसी तरह यहाँ होगा। अगर अर्थ का ग्रेविटेशन खत्म हो जाए, खिंचाव बल, तो ये घूम रही है अर्थ, तो यहाँ से जैसे इसका ग्रेविटेशन खत्म होगा, आम ससुरा एकदम यूं फेंके जाएंगे, फेंकेगा एकदम, चला जाएंगे चांद पे बिना किसी सैटेलाइट और बिना किसी खर्चे के। लोग कहते हैं कि 7 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम लोग मंगल पे गए, भैया 0 रुपये में चले जाएंगे। अगर ग्रेविटेशन खत्म हो जाए तो यूं चले जाएंगे एकदम उड़ते हुए, बहती हवा सा, समझे? तो ये है फिजिक्स, ग्रेविटेशन। और अर्थ का ग्रेविटेशन जो है डिपेंड करता है हर जगह, लेकिन जब अगर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन की बात की जाए, देखिए ये अगर हमारा अर्थ है तो सरफेस पे ही सबसे ज्यादा लगेगा, जितने नीचे आएंगे एकदम कम हो जाएगा, और सेंटर पे आएंगे तो ग्रेविटेशन 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, इसका भाग इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बीच में लटके रह जाएंगे, बीच में लटके रह जाएंगे, और अंदर इतना गर्मी है कि वो पिघला देगा, ठीक है। ये रहा अर्थ के बारे में जानकारी। धीरे धीरे बहुत जानेंगे, दिमाग जितना आप दिमाग बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे सोचते जाओ, सोचते जाओ। मैं एकदम सिलेबस से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हुए क्यों नहीं आगे बढ़ रहा अभी? क्योंकि आपको चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में पूरा इन्वॉल्व करूँ। इसके बाद हमारा पूरा पैटर्न यही रहेगा कि फिजिक्स को हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे हल्का सा, उसके बाद लय न्यूमेरिकल, दय न्यूमेरिकल, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ ओनली न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए फोर्स की बात करें तो फंडामेंटल फोर्स होते हैं 4। इसको हम लोग अगले क्लास में पूरी बढ़िया डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी जो न्यूक्लियर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगता है। सिमिलर के बीच रिपल्सिव फोर्स और डिसिमिलर चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स, वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे काम करता है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 मीटर को 10⁻15 से छोटा कर दीजिए, यानी 10 पे 15 बार 0 रखिए, उतना भाग उसका लीजिए, छोटा उतना, मतलब 1/10⁻15, इतना भाग के अंदर ही काम करता है, एकदम छोटा सा है। लेकिन ग्रेविटेशन के अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो बल है उस पर ग्रेविटेशन काम नहीं करता, ये दोनों आपस में चिपके रहेंगे, ये ग्रेविटेशन के कारण हटेंगे नहीं। अभी मत सोचिए कि ये इतना बड़ा है कि हमको निगल जाएगा, नहीं, ये इसलिए इससे बड़ा है ग्रेविटी से, क्योंकि जब ये काम करता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में, एकदम ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच, वहां पर ये ग्रेविटी काम नहीं कर पाती, ये पूरे बड़े मास पे काम करती है, ठीक है। और आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज, फोटोन पार्टिकल, लाइट पार्टिकल होती हैं, उन पर एक एनर्जी आती है, ठीक है, चार्ज होने के कारण उन पर एक एनर्जी आती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो जो फोर्स जनरेट करते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये जो दो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ना यूनिवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेंगे, वैक्यूम में भी ये काम करते हैं, विदाउट मीडियम, यानी इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और आ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि हम जानते हैं दो प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, फिर भी वो एटम से बाहर नहीं निकल पाते, सॉरी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाते। उन फोर्सेस को रोकने के लिए जो अल्फा बीटा गामा, ध्यान तो नहीं दिए होंगे, आगे पढ़ेंगे, आपको भाषा कुछ भी ना लगे, लेकिन बस जान लीजिए बीटा होता है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको आपस में जोड़ के रखती है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर ही, हर प्रोटॉन को न्यूक्लियस में ही रखती है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी बहुत शॉर्ट रेंज होता है, ये भी इसी रेंज में आता है, और ये दोनों होते हैं लॉन्ग रेंज, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वहाँ भी आप धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल में घुसेंगे अच्छे से। ये सेशन सबसे लंबा रहा, आगे हम जो भी पढ़ेंगे थ्योरीज एक बार डिफाइन करेंगे, उसके बाद से
न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी हम जैसे 10 अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 10 को हम क्वेश्चन को 10 बार पढ़ेंगे और 10 बार वो थ्योरी यूज करेंगे, वो थ्योरी हम 10 बार पढ़ेंगे। यानी जितना हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थ्योरी उतनी बार पढ़ेंगे, यानी हमारी थ्योरी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए? प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे। एक बार थ्योरी पढ़ें फिर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। 2-3 क्लास लेक्चर वाइज चलेंगी जहाँ पे केवल नो न्यूमेरिकल, केवल यही सब होगा। आगे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फिर हम लोग अपने सिलसिलेवार से आगे बढ़ेंगे। अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। आप एक दूसरे को कमेंट करें, उस पर जो भी आपको डाउट रहता है हम संडे को डायरेक्ट लाइव सेशन पे आएंगे, वहाँ हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेट अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।